अस्सलामुअलैकुम हज़रात। सब्सक्राइब कीजिए मुफ्ती ग़ुलाम रसूल चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए इज़ाम, जैसा कि अभी साबिक़ा गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हुआ और पहले से भी आपके इल्म में ये बात है कि आज का जो दिन है, यहाँ जिस काम के लिए हम जमा हुए हैं वो दारुल क़ज़ा का क़याम है, यानी एक शरई निज़ाम इंसाफ की बुनियाद रखना। कुछ दिनों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर निगरानी इस इलाके में दारुल क़ज़ा कायम था। किसी हालत की बुनियाद कुछ हालात ऐसे पेश आए जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा और फिर दोबारा आज नए सिरे से उसकी तजदीद हो रही है और नए सिरे से उस काम को शुरू किया जा रहा है। दरअसल ये दारुल क़ज़ा अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह के कवानीन को अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह के बंदों के भी नाफिज करने का एक ज़रिया है। अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने के लिए कायम किया जाने वाला एक इदारा है जो हमको इस बात के लिए पाबंद बनाता है कि हम अपने गर्दन से दूसरों की गुलामी का तौक उतार करके अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी का तौक अपने गर्दन में डाल दें। और आज वही एक काम हम फिर से अपने ईमान की तजदीद करने जा रहे हैं और ये अपने आप को यकीन दिलाने जा रहे हैं और अपने आप से ये कह रहे हैं कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ा है। हमने दुनिया के तमाम कवानीन को छोड़ करके अल्लाह के कवानीन को, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाने को, अल्लाह की गुलामी और उसके रसूल की गुलामी को अपने लिए बाइस फख्र समझने का ये वादा किया है। और हम मरने तक दुनिया के तमाम कवानीन एक तरफ, उसके चाहे जितनी तारीफें की जाए वो एक तरफ, हमारे लिए सिर्फ एक ही कानून है और वो कानून है अल्लाह के रसूल का कानून। चाहे वो हमारे इबादत का मसला हो, चाहे वो हमारे अकीदे का मसला हो, चाहे वो हमारे अपने घरेलू मसाइल हो, चाहे हमारे इख्तिलाफात और झगड़े हो, हम हर हाल में पाबंद होंगे तो सिर्फ अल्लाह के पाबंद होंगे। और अल्लाह कहता है और याद दिलाता है कि याद रखो, अटेंशन, बहुत अच्छे से गौर करना कि पैदा मैंने किया है, पैदा करने वाला मैं हूँ, तख्लीक़कार मैं हूँ, तो अहकामात सिर्फ हमारे चलेंगे। तुम्हारी लाइफ स्टाइल सिर्फ वही होनी चाहिए जो हमने दिया है, तुम्हारे लिए कानून वही होना चाहिए जो हमने बनाया है। झगड़े कैसे हल होंगे वो वही तरीका हो जो हमने बताया है, जो नबी ने बताया था, जो नबी ने निज़ाम इंसाफ दिया है, उसी निज़ाम के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने इख्तिलाफात हल करने। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दारुल क़ज़ा की शरई अहमियत क्या है? फुक़हा ने उसको फ़र्ज़े किफ़ाया लिखा कि अगर किसी इलाके में निज़ाम क़ज़ा ना हो, कोई ऐसा सिस्टम ना हो, कोई ऐसा इदारा ना हो जहाँ पे लोग अपने इख्तिलाफात को और अपने झगड़ों को हल करा सके, वहाँ के लोग मजबूरन अदालतों का रुख करते हों, वहाँ के लोग मजबूरन गैर शरई इंसाफ हासिल करने के लिए मजबूर होते हों, तो ऐसी जगहों के लिए जहाँ वो जाने वाला गुनहगार होगा, ऐसे ही वहाँ के तमाम मुसलमान, वहाँ के उलमा, वहाँ के अइम्मा, वहाँ के समाजी जिम्मेदार, वहाँ के सियासी अफराद, वहाँ के तमाम दौलतमंद इस बात के लिए गुनहगार होंगे कि उन्होंने कोई ऐसा निज़ाम कायम क्यों नहीं किया कि लोग अपने झगड़ों को शरीयत के मुताबिक वहाँ हल करा सके। ये दारुल क़ज़ा का क़याम जहाँ लोगों को ये मौका फराहम करेगा कि लोग अपने इख्तिलाफात को शरीयत के मुताबिक हल कराएं, वही हमारे लिए एक फरीज़े की अदायगी है कि आज के बाद से हम गुनाह से बच जाएंगे। अगर इस इलाके से कोई झगड़ा अदालतों का रुख करता है, अगर कोई इख्तिलाफात अदालतों के सामने जाते हैं, गैर शरई फैसले वहां से आते हैं, तो उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार वो होगा जो वहां जाएगा, पूरा इलाका गुनहगार नहीं होगा। और अगर आज के पहले हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात थी कि जब निज़ाम नहीं था तो जो गुनाह वो गुनाह करते थे उसमें हम में से हर एक का हिस्सा। दारुल क़ज़ा की शरई अहमियत और ज़रूरत पे तफ़सीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह और काबिरीन उलमा की होगी।
मैं चाहता हूं कि इस वक्त दारुल कज़ा के बारे में जो हमारे कुछ एतराज़ात होते हैं, कुछ कानूनी सवालात खड़े किए जाते हैं, या अभी पिछले 6-7 महीना कबल शरई अदालत और शरिया कोर्ट के नाम पे जो डिबेट की गई, हंगामा किया गया, उस हवाले से मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि दारुल कज़ा की कानूनी हैसियत क्या है। क्या जो लोगों के सवालात हैं कि दारुल कज़ा एक पैरेलल कोर्ट है, एक मुतवाज़ी अदालत है, ये मुल्क से बगावत है, यहाँ एक अलग से एक निज़ाम कायम करना, गोया कि यहाँ के जुडिशरी पे यकीन ना करना है, और ये मुल्क के निज़ाम पर यकीन ना करने के मुतरादिफ है, और ये लोग देशद्रोही। इस तरह के सवालात बराबर टीवी डिबेट में चलते हैं। तो दारुल कज़ा की कानूनी हैसियत क्या हो, ये दारुल कज़ा आइन की रोशनी में क्या है? क्या वाकई ये मुल्क से बगावत है? क्या ये वाकई अदालत के मुकाबिल में नई अदालत है? तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट में विश्वलोचन मदान ने एक मुकदमा दायर किया था कि दारुल कज़ा एक पैरेलल कोर्ट है, इस पे बैन लगाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस मुकदमे की पैरवी की और बहुत ही मजबूती के साथ अपना मौक़िफ़ रखा, और 2014 में जब फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दारुल कज़ा कोई शरिया अदालत, ये कोई शरिया कोर्ट, ये पैरेलल कोर्ट नहीं है, ये कोई अलग से अल्टरनेट जो है, ये कोई पैरेलल कोर्ट और मुतवाज़ी अदालत नहीं है, ये कोई इल्लीगल काम नहीं है, ये काम कानून के दायरे में आता है। अगर हम गौर करें कि क्या दारुल कज़ा वाकई मुल्क के खिलाफ है, अदालतों के खिलाफ है, या अदालत के वक़ार को घटाने वाला है, तो उससे पहले हमें गौर करना होगा कि इस वक्त अदालतों की हालत क्या है। अदालतों की हालत यह है कि ज्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं, अभी 20-21 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी नीति आयोग के हवाले से। उसमें नीति आयोग ने के हवाले से जो रिपोर्ट छपी है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग लगाई है कि नीति आयोग के उस जुमले को कि हिंदुस्तान में हर झगड़े के लिए अदालत से बाहर समझौता करने को लाजिम करार दे दिया जाए। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि फैमिली मैटर, क्रिमिनल मैटर छोड़ दिया जाए, सिर्फ उसका एक रेशियो पेश किया। फाइनेंशियल मैटर जो होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, कहते एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को हल करने के लिए एवरेज जो टाइम लगता है वो 20 साल का लगता है, और इस वक्त जो फाइनेंशियल मैटर अभी जो है पेंडिंग में है, उसकी भी रिपोर्ट दी, और ऑल ओवर पूरे मुल्क में अदालतों के जितने केस पेंडिंग है तकरीबन 3.5 करोड़ से जायद है, और उसका सर्वे पेश किया तो बताया कि इस मुकदमा को अगर नया मुकदमा आज से दर्ज न किया जाए, सिर्फ पुराने मुकदमा हल किए जाए, तो मौजूदा सिस्टम से पुराने पेंडिंग केसेस को हल करने के लिए 324 साल चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 20 या 21 दिसंबर की रिपोर्ट जो है उसमें लिखा हुआ, 20-21 दिसंबर के अखबार में। कितने साल? 324 साल चाहिए। हमारे मुल्क में जो ग्लोबल रेशियो होना चाहिए आबादी के, कितनी आबादी पे कितने जज होना चाहिए, तो हज़रात उठने के फिजाना बनाए, यहाँ ईशा की नमाज का बाकायदा एहतमाम है, प्लीज पेशी करते। तो जो ग्लोबल रेशियो पे है उसके हिसाब से 125 करोड़ आबादी के लिए कम अज कम 1,30,000 जजेस की जरूरत होती है, जो तब इंसाफ टाइम से सही वक्त पे सही इंसाफ मिलने की उम्मीद की जा सकती है। और हमारे मुल्क में जजों की वैकेंसी 20 से 22,000 है। वैकेंसी होनी चाहिए 1.25 लाख वैकेंसी जजों की है, कितनी? 20 से 22,000, जिसमें से 5 से 6,000 वैकेंसी हमेशा खाली रहती है। 15-16,000 जज ये 1.25 लाख जजों का काम करते हैं।
इसलिए रिटायर्ड कई सारे जजेस का बयान आया कि हमारे यहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है वो भ्रष्ट हो चुका है, यहाँ से इंसाफ लेना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ से इंसाफ लेना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको हैरत होगी कि इंडिया का सबसे पुराना मुकदमा कौन सा है। इंडिया का सबसे पुराना मुकदमा कितने साल से पेंडिंग है, आप गौर करेंगे कि वो मुकदमा 1824 में एक राजा थे, राजा राजकृष्ण, जो बंगाल के साइड के राजा थे। 1824 में उनका इंतकाल होता है, 23 या 24 में, और उसी वक्त उनके विरासत की तकसीम का मुकदमा दायर होता है और अब तक जेर गौर है। 200 साल होने को आ गए और अभी तक वो मुकदमा हमारे यहाँ जेर गौर है, सेशन कोर्ट नहीं पहुंचा। अभी सेशन कोर्ट तक ही है, वहीं पे भी जेर गौर है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, आईनी बेंच कहते हैं, आईनी बेंच के सामने सबसे पुराना मुकदमा 1975 से पेंडिंग है। बाबरी, वहां बनारस की एक कब्रिस्तान का मामला है। बनारस की एक कब्रिस्तान का मामला 1975 से सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेश होना है। अब तक बेंच तश्कील नहीं हो पा रही कि उसका फैसला हो जाए। शिया सुन्नी हज़रात का इख्तिलाफ हो, तो इतने सारे मुकदमा पेंडिंग है कि नीति आयोग कहता है कि हर मुकदमे को अदालत से बाहर हल किया जाए। उसके लिए आप आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाओ, हर मुकदमे को आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास भेजा जाए। ये सिर्फ इस मुल्क के हालात नहीं है, पूरे दुनिया में ये सरकारी अदालतों का निजाम ऐसे चौपट होता जा रहा है। यूरोप ने तो ये कह दिया कि फैमिली मैटर जितने हैं वो अपने लिए कोर्ट में नहीं आएंगे, उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाना होगा। वो फैमिली कोर्ट दर्ज ही नहीं करते यूके वाले, उनके लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल होता। तो मुकदमात की तादाद इतनी बढ़ गई, हर साल 2011 में रिपोर्ट थी कि 3 करोड़ पेंडिंग है और 2017 में आती है रिपोर्ट की नहीं 3.5 करोड़, यानी 6-7 साल में 50 लाख केस बढ़ जाते हैं। और मालूम है कि जिस मुल्क में इंसाफ देर से मिले, और इंसाफ का देर से मिलना इंसाफ के न मिलने के बराबर है, और जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो, अदल ना कायम हो, जहां अदल ना होता हो, इंसाफ ना होता हो, उस मुआशरे में, उस मुल्क में अमन और सुकून का की तवक्को रखना, उस मुल्क की तरक्की की उम्मीदें बांधे रखना, ये सिर्फ ख्याली पुलाव हो सकता है। वो मुआशरा जहाँ इंसाफ ना हो, जहाँ अदल ना हो, जहाँ टाइम से इन लोगों को न्याय ना मिलता हो, वो मुआशरा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये तो हमारे अदलिया की सूरत हाल है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हुकूमत को करनी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी इस मुल्क का शहरी होने के नाते हमारे ऊपर भी आए दोस्तों, कि हम हर परेशानी में, मुल्क के सामने खड़े होने वाले हर चैलेंजेस में हम अपना हाथ बटाएं, अपना हिस्सा ले, कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमारी हिस्सेदारी कैसे हो सकती है। तो जाहिर सी बात है उसका एक बेहतरीन तरीका, हमारे एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछा गया कि आखिर पेंडिंग केसेस बढ़ने की वजह क्या। उन्होंने कहा इस वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ते हैं कि पहले हमारा खानदानी निज़ाम बहुत मजबूत हुआ करता था, घर का बड़ा या खानदान का बड़ा उन मसाइल को हल कर दिया करता था। आज आपस में इतनी दूरियां हो गई कि घर में जो झगड़ा बहू और बेटे में होता है, बाप को तब पता चलता है जब बहू मैके से जाके नोटिस मिलता है। इसलिए हर छोटा बड़ा मसला कोर्ट पहुंचता है तो पेंडिंग केसेस की तादाद बढ़ रही है। दीगर वजूहात के साथ साथ ये एक बड़ी वजह है पेंडिंग केसेस के बढ़ने की। हम बहुत कोशिश करें इस्लाह मुआशरा के जरिया, बहुत सोशल रिफॉर्म के जरिया, लेकिन हम वो निज़ाम, वो मोहब्बत, वो खानदानी निज़ाम फिर से कायम करते जाएं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो कम से कम हम कम्युनिटी के लेवल, एक मुसलमानों की जमात के प्रति, मुसलमानों का मामला कोर्ट नहीं पहुंचे, ताकि कोर्ट का प्रेशर कम होगा, कोर्ट का बोझ कम होगा। जो रेयर मसले होंगे नहीं हल हो पाए,
या क्रिमिनल मैटर है वो जाहिर सी बात है कोर्ट ही जाने हमको, तो उन मामले में करें। जो सिविल मैटर है, तो फैमिली मैटर है, हम उसको खुद से हल कर लें, तो ये कोर्ट के लिए मुआविन साबित होगा। लोग कहते हैं काजी साहब कितने मुकदमे हल कर लेते हो, साल में कितना मामला दारुकदा हल करेगा? कोड़वा में जब दारुकदा बोर्ड की उसमें मंजूर था, तो मुझे याद है मैं यहाँ इंक्वायरी के लिए आया था कि सालाना 70 से 80 मामले आते थे। अगर एक दारुकदा में 70 मामले फैमिली मैटर होते हैं सारे, और 70 मामले दर्ज हुए, तो बताइए वो कोर्ट में कितने बनते हैं? अगर शौहर बीवी का झगड़ा होता है तो हमारे दारुकदा में एक मुकदमा बनता है, और लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है तो कितना बनता है? लड़की 3 मुकदमा कम से कम करती है। पहला मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में जाके करती है डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉरी एक्ट 498 का। दूसरा मुकदमा जाके फैमिली कोर्ट में करती है CRPC 125 40 यानी मेंटेनेंस का। और तीसरा मुकदमा करती है जाकर के फैमिली कोर्ट में 1939 के रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट के तहत तलाक का मामला मुकदमा करती है। 3 मुकदमे लड़की करती है, और वकील साहब हर लड़के को ये मशवरा देते हैं कि रुखसती का मुकदमा कर दो। तो हर लड़का दिफा के लिए कंजुगल राइट का मुकदमा जाके करता है, यानी हर झगड़े में कम से कम 4 मामले दर्ज होंगे, जब वकील साहब कोई ज्यादा फीस वाले ना हो तब। अगर वकील साहब बहुत एक्सपीरियंस वाले, बहुत काबिल मिल गए, तो हो सकता है एक मुकदमा और भी दर्ज। तो अगर ये मामला, ये 70 मामले जो यहाँ से हल होते हैं, अगर ये कोर्ट जाते तो कितने बनते? हर मामला 4 बनता, वहां 4 के तो चारों अलग अलग चलता, तो तकरीबन 280 250-300 मुकदमे वहां बनते। और इस वक्त हमारे जो दारुकदाओं का जो रिकॉर्ड है, 3 महीने 4 महीने में उमूमन दारू मुकदमा हल हो जाते हैं। जुनूबी दिल्ली में हमारा दारू तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ जो दारुकदा कायम है, इस वक्त वहाँ पे सितंबर का कोई मुकदमा देरे गौर नहीं है। सारे मामले हल हो चुके हैं, अक्टूबर के मामले हैं, सितंबर के मामले खत्म हो चुके हैं। जबकि कोर्ट का अपना सरकारी रेशियो है कि फैमिली मैटर के लिए कम से कम 4 साल, और क्रिमिनल मैटर के लिए और ज्यादा लगता है, 6 साल 7 साल लगता है। तो एक केस तो क्रिमिनल वाला था, और 3-4 मुकदमे किसके थे? सिविल के थे। अगर ये 250 मुकदमे वहां चलते तो 4 साल चलते, उनपे 1000 केस का बोर्ड बनता, तो दारुकदा ने 70 नहीं किए।
तो दारुल कदा ने एक साल में अगर 70 मामले से खर्च हो जा रहे हैं तो अदालतों से 1000 से जायद मामला का प्रेशर कम किया। और हमारे मुल्क में जो जुडिशरी का बजट है, जजों की सैलरी का, क्लर्क की सैलरी का, रजिस्ट्रार की सैलरी का और पूरा मेंटेनेंस जो पूरे अदालतों का होता है, तो जो रेशियो एक तंजीम ने निकाला था, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तो कहा था कि मुल्क के खजाने का एक केस पे जो खर्च होता है वो तकरीबन 10 लाख है। अब सोचो अगर इसने 70 मुकदमे हल किए और 70 मुकदमे से 250 मामले का बोझ कम हुआ, एक मामले पे कोर्ट अपने मुल्क के खजाने का 10 लाख खर्च हो रहा था, तो 250 मामले पे कितना खर्च होता? तो ये दारुल कदा ये अदालत का भी मुआविन है। ये दारुल कदा मुल्क के खजाने का, मुल्क के इक्तिसादियात का, मुल्क की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाने वाला है। मैं एक बात और सिर्फ कहना चाहता हूं, जो आम सवाल होता है कि हजरत दारुल कदा के फैसले की कानूनी हैसियत क्या है। बस इसी सवाल को उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे बड़े हज़रात की गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे कि दारुल कदा के फैसले की कानूनी हैसियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा था कि दारुल कदाओं के जो फैसले होते हैं इनको लीगल अथेंटिकेशन हासिल नहीं है, और यही जुमला अखबारों में उस वक्त सुर्खी बनाता कि दारुल कदा को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। हम भी ये कहते हैं दारुल कदा को शरअ कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। देखिए, हर फैसला जो होता है उसमें 2 हैसियत होती है। एक कानूनी हैसियत जिसको हम लीगल अथेंटिकेशन कहते हैं, दूसरी चीज होती है मोरल अथेंटिकेशन, कि जो फैसला किया गया वो कितना लॉजिकल है, कितना उसमें मंतकियत है, और उसमें उस फैसले में, उसकी कार्रवाई में नेचर ऑफ जस्टिस को फॉलो किया गया या नहीं, इंसाफ के बुनियादी तकाजों को पूरा किया गया नहीं। और आप अदालतों के फैसले को देखेंगे तो वो लीगल अथेंटिकेशन से ज्यादा मोरल अथेंटिकेशन को अहमियत देते हैं। उसकी मिसाल हर वो जगह पे मैं देता हूं। अभी हालिया जो मिसाल थी कि हमारे दिल्ली में 20 मेंबर असेंबली की मेंबरशिप को इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके फैसले को लीगल अथेंटिकेशन हासिल था। उस फैसले पे सिग्नेचर कर दिया राष्ट्रपति महोदय ने, और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वो मुकम्मल लीगल अथेंटिकेशन कानूनी हैसियत का हामिल बन गया। लेकिन जब वो फैसला चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रद्द करते हुए कहा कि ये फैसला नैसर्गिक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, इसमें मंतकियत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचर ऑफ जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। इंसाफ के बुनियादी तकाजों में से एक तकाजा है, एक बुनियादी उसूल है कि फरीके मुखालिफ को अपने दिफा का पूरा मौका दिया गया हो। इलेक्शन कमीशन ने मेंबरान को तहरीरी अपने डिफेंस का मौका तो दिया, लेकिन ओरल और जबानी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। तो चूंकि इसने मुकम्मल दिफा का मौका नहीं दिया तो लीगल हैसियत थी, लेकिन मोरल अथेंटिकेशन नहीं था, क्योंकि नेचर ऑफ जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया, तो रद्द कर। इलेक्शन कमीशन का फैसला था और राष्ट्रपति की उस पर दस्तखत थी, फिर भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि उसमें मोरल अथेंटिकेशन नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि जब ये दारुल कज़ा जिस नहज पे चलता है, सबसे पहले ये दारुल कज़ा कायम हुआ था 1921 में मार्केट शरिया फुलवारी शरीफ पटना में, और इसके बानी जो थे, इस नहज को कायम करने वाले जो थे, वो मौलाना अबुल महासिन सज्जाद अलैहिर्रहमा थे। और उन्होंने जो निज़ाम कायम किया, तो जो फाइलिंग का जो तरीका मुरतब किया था, वो वही है जो इस वक्त हमारे मुल्क में हाई कोर्ट में फाइलिंग का तरीका होता है। कार्रवाई का प्रोसेस का जो तरीका हाई कोर्ट का होता है, वही दारुल कज़ाओं का होता है। और इसमें नेचर ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हर छोटे बड़े बुनियादी तकाज़ों को पूरा किया जाता है।
इसलिए इमारत शरिया का 1921 से दारुल कदा चल रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1993 से दारुल कदा कायम कर रहा। 100 साल की तारीख होने वाली है इमारत शरिया बिहार की, और 25 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है बोर्ड के दारुल कदाओं का। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हमारे दारुल कदाओं से जिसको लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, जिसको लोगों ने सरकारी अदालत में चैलेंज किया। कई सारे फैसले गए, लेकिन तारीख गवाह है एक भी फैसला ऐसा नहीं है कि दारुल कदा के फैसले को सरकारी अदालत ने पलट दिया। क्यों? लीगल हैसियत नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं पलटा क्योंकि वो फैसला नैसर्गिक था, लॉजिकल था, उसमें मोरल जस्टिफिकेशन था और वो उसमें मंतकियत थी, तमाम तकाजों को पूरा किया गया था। इसलिए 100 साल की तारीख में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है कि दारुल कदा के काजी ने, जो बोर्ड या इमारत शरिया के दारुल कदाओं का जो नहज है उस दारुल कदा की मैं बात कर रहा हूँ, इन दारुल कदाओं के बोर्ड के और इमारत के दारुल कदाओं के फैसले को आज तक किसी भी फैसले को अदालतों ने बदला नहीं है, बल्कि फैसले की तारीफ की है और उसकी तहसीन की है और उसको सराहा है। ये बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से दारुल कदा को ये जुमला छोड़ना कि तवीज़ को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, सिर्फ गुमराही है और शैतानी वसवसा है। और मैं बता दूं कि दारुल कदा में मैं खुद ऑर्गेनाइजर होने के नाते बोर्ड के दारुल कदाओं का जायजा लेता हूँ। 85 से 90% मसाइल हमारे यहाँ आपसी समझौते से होगा। काजी को फैसला लिखने की जरूरत नहीं होती, और जहाँ काजी फैसला लिखता है वहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट और काउंसलिंग एक्ट के तहत काजी जो है दोनों फरीकों के काजी को अपना आर्बिट्रेटर बनाते हैं, उसके फैसले को वहाँ लीगल ऑथेंटिकेशन हासिल होता है। दूसरा एक बार सवाल लोग करते हैं, काजी साहब ना आपके पास पुलिस है ना कोई पावर है, आपके फैसले को मानेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में ही उसका जवाब लिख दिया था कि दारुल कदा कोई पैरेलल कोर्ट नहीं है, इनके पास कोई कोर्ट नहीं है जिससे अपना फैसला जबरदस्ती मनवा सके। इनका फैसला तो वो मानता है जो गॉड में, अल्लाह में यकीन रखता है। और हम भी कहते हैं कि हमें अपने फैसलों को मनवाने के लिए किसी पुलिस की जरूरत नहीं। एक मुसलमान को कुरान और हदीस के फैसले को मानने के लिए किसी पुलिस और किसी फौज की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जैसे हुक्म आता है कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है, ये कुरान और हदीस की आयत के मुताबिक फैसला है, तो मुसलमान ये कहता है समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने कबूल कर लिया। ये मुसलमान की शान है। लोग कहते हैं बददीनी है, जो बददीन है लोग दीन को नहीं मानते, कौन मानेगा? लेकिन हम कहते हैं कि हर मुसलमान के अंदर कलमे की जो आग है, इस चिंगारी को हम थोड़ा सा भड़काते हैं, थोड़ा सा उसको एहसास दिलाते हैं मोमिन होने का, तो ये हमारा तजर्बा है कि लोग खुशी को नहीं कर लेते। तो ये प्रोपेगेंडा ये बिल्कुल गलत है कि दारुल कदा मुल्क के खिलाफ है, दारुल कदा अदालतों के खिलाफ है। दारुल कदा ये मुल्क की जरूरत है, दारुल कदा अदालतों का मुआविन है, और हम जहाँ हमारा ये ईमानी फरीदा है वहीं हमारे मुल्क की फरीदा भी है कि हम दारुल कदा से अपने मुकदमात को हल कराएं, अपने इख्तिलाफात को हल करा करके, दारुल कदा के जरिए अपने झगड़ों को हल करा करके अदालतों का प्रेशर कम करें, मुल्क के खजाने की भी बचत करें और मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए हिस्सेदार बने। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहाँ से आज जो दारुल कदा कायम हो रहा है